Very good morning, students. So today we are going to learn about cancer of breast. Okay. So in last few videos, one or two videos, we have read about cervical cancer and bladder cancer. Okay. So we have started the disease condition of cancer. Okay. So our third disease condition is breast cancer. Okay. First was cervical cancer, second was bladder cancer, and third is cancer of breast. Okay, so let's start. So cancer of breast is a pathologically entity that starts with a genetic alteration in single cell and may take several years to become palpable. ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो ब्रेस्ट कैंसर होता है, ओके, ब्रेस्ट कैंसर क्या है, एक पैथोलॉजिकल एंटाइटी है. पैथोलॉजिकल एंटाइटी मतलब कि व्हेन यू आर गोइंग टू, अगर आप उसको जा करके असेस करवाओगे कि ब्रेस्ट कैंसर है, उसका असेसमेंट कैसे होगा, मेमोग्राफी के थ्रू. ओके, मेमोग्राफी के थ्रू असेस करवाओगे तो क्या होगा, हमें पता चलेगा कि वो क्या है, एक ब्रेस्ट कैंसर डिजीज़ है. ओके, जो कि कैसे होता है, इट स्टार्ट विथ जेनेटिक ऑल्टरेशन इन सिंगल सेल, यानी कि हमारे बॉडी का, हमारे जो ब्रेस्ट का है वहाँ का एक सिंगल सेल ऑल्टरेशन होगा. ठीक है, उसमें अगर कुछ चेंजेस आ जाएगा, जैसे कि नॉर्मल सेल है वो उसकी जगह एक कैंसरस सेल ले लेगा. ठीक है, तो यानी कि क्या है, वो एक जेनेटिक ऑल्टरेशन है. जेनेटिक ऑल्टरेशन कैसे है, मे बी उसकी फैमिली में, उसके ब्लड रिलेशन में, जो वुमेन है उसके ब्लड रिलेशन में कोई ब्रेस्ट कैंसर का पेशेंट रहा हो, तो मे बी उससे क्या हो सकता है, ये उसमें आ सकता है जीन्स में. ओके, सो ये क्या है, एक पैथोलॉजिकल एंटाइटी है दैट स्टार्ट्स विद जेनेटिक ऑल्टरेशन इन सिंगल सेल एंड मे टेक सेवरल ईयर्स टू बिकम पाल्पेबल. ठीक है, यानी कि जो ब्रेस्ट कैंसर है वो एक ही दिन में डेवलप नहीं होता है, इसको ईयर्स लगते हैं, 2 to 3 to 4 ईयर्स लगते हैं पाल्पेबल, यानी कि पता करने में. ओके, पाल्पेबल हम क्यों बोल रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि अगर जब आप ब्रेस्ट जब मेमोग्राफी के अलावा, ठीक है, मेमोग्राफी के अलावा जब पहले फिजिशियन क्या करेगा, जब अच्छे से पाल्पेट करके चेक करके डायग्नोस करता है कि ब्रेस्ट कैंसर है, तब क्या होगा, वो पाल्पेबल पहले फर्स्ट इनिशियल स्टेज में नहीं होगा, फिर बाद में ये पाल्पेबल होता है. ठीक है, द मोस्ट कॉमन हिस्टोलॉजिक टाइप ऑफ ब्रेस्ट कैंसर इज़ इन्फ्लेटरिंग डक्टल कार्सिनोमा. ठीक है, यानी कि जो सबसे ज़्यादा जो टाइप ऑफ ब्रेस्ट कैंसर हमें पेशेंट में देखने को मिलता है वो क्या होता है, ब्रेस्ट कैंसर इन इनफिल्ट्रेटिंग डक्टल कार्सिनोमा. ठीक है, ये डक्टल इनफिल्ट्रेटिंग डक्टल कार्सिनोमा क्या है, टाइप है ब्रेस्ट कैंसर का. ओके, जो कि 80% केसेस होता है पूरे वर्ल्ड में. ओके, यानी कि 80% जो केसेस होते हैं ब्रेस्ट कैंसर का वो इनफिल्ट्रेटिंग डक्टल कार्सिनोमा के होते हैं. तो इसीलिए क्या है, ये एक बहुत ही ज़्यादा ऐसा डिजीज़ है जो कि हमें हर 4 में से 1 महिला में ये देखने को मिलता है. ओके, नाउ नेक्स्ट इज यूजुअली इट स्प्रेड्स टू बोन, लंग, लिवर, एडिनल, प्लूरल, स्किन और ब्रेन. ओके, तो ये जो ब्रेस्ट कैंसर है वो यूजुअली क्या स्प्रेड, अगर जब उसका मेटास्टाइज ये स्टेज में आता है, ठीक है, तो ये स्प्रेड कहाँ कहाँ हो जाता है, बोन में, लंग में, एड्रिनल ग्लैंड में, प्लूरल कैविटी में, स्किन में और ब्रेन में. ठीक है, तो ये सारा आसपास के जितने भी ऑर्गन होते हैं, जितने भी टिश्यू होते हैं, वो सबको क्या कर देता है, मेटासाइज कर देता है. ओके, नाउ सेवरल लेस कॉमन इन्वेजिव कैंसर्स सच एज मेडुलरी कार्सिनोमा, म्यूकोनियस कार्सिनोमा एंड ट्यूबुलर डक्टल कार्सिनोमा. ओके, सो इसके अलावा क्या है, ये सब कुछ और कार्सिनोमास का नाम है, ब्रेस्ट कैंसर है ना उसका नाम है. ठीक है, हमने फर्स्ट क्या देखा था कि जो सबसे कॉमन कोई अगर ब्रेस्ट कैंसर का टाइप है तो वो क्या है, इनफिल्ट्रेटिंग डक्टल कार्सिनोमा. ठीक है, जो कि 80% केसेस यानी कि 80% वुमेंस में देखने को मिलता है. तो इसके अलावा कौन सा टाइप है, तो ये है इन्वेजिव कार्सिनोमा. कौन से है, मेडुलरी कार्सिनोमा, म्यूकोसिनियस कार्सिनोमा एंड ट्यूबुलर कार्सिनोमा. ठीक है, जबकि मेडुलरी कार्सिनोमा कितना 5% केसेस होता है, म्यूकोनियस कितना होता है, 3% केसेस में ही होता है, एंड ट्यूबुलर डक्टल कार्सिनोमा कितना सिर्फ 2% केसेस में होता है. ठीक है, तो ये सारा क्या है, टाइप्स है कार्सिनोमा का, सॉरी ब्रेस्ट कैंसर का. ओके, ना नेक्स्ट इज देयर इज़ नो स्पेसिफिक कॉज ऑफ ब्रेस्ट कैंसर. अच्छा, यहाँ पे हमारा क्या हुआ, यहाँ पे हमारा इंट्रोडक्शन है ब्रेस्ट कैंसर का और जो डेफिनेशन था वो ख़त्म होता है. ठीक है, फ्रॉम दिस पेज टू दिस पेज. ओके, ये क्या था हमारा, ये 2 इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन था
ब्रेस्ट कैंसर का। ओके, ना ये क्या है, ये है रिस्क फैक्टर। ओके, ये क्या है, रिस्क फैक्टर। ओके, सो दिस वन इज रिस्क फैक्टर। ये क्या है, देयर इज़ नो स्पेसिफिक कॉज ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, रैदर अ कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक, हार्मोनल एंड पॉसिबली इन्वायरमेंटल इवेंट्स में कंट्रीब्यूट टू इट्स डेवलपमेंट। ठीक है, तो हम ये नहीं बोल सकते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर है वो किस एक वजह से हुआ हो। ठीक है, इसका कॉज एक क्या रहा हो, इसका कुछ भी कॉज हो सकता है, जैसे कि ये जेनेटिक हो सकता है, यानी कि फैमिली टू फैमिली आ सकता है इन जीन्स, या फिर हार्मोनल हो सकता है। हार्मोनल कैसे, अगर कोई वुमेन है वो बर्थ कंट्रोल पिल ले रही है, कोई हार्मोन इंजेक्ट कर रही है बॉडी में, ठीक है, तो उसकी वजह से हो सकता है। और पॉसिबली किसकी वजह से हो सकता है, एनवायरनमेंट के भी वजह से हो सकता है। ओके, इफ़ लिम्फ नोड आर अनअफेक्टेड द प्रोग्नोसिस इज़ बेटर। ओके, तो अगर ब्रेस्ट कैंसर हुआ हो और वो लिम्फ नोड में ना पहुंचा हो, ठीक है, उसमें लिम्फ नोड ना इन्वॉल्व हुआ हो, तो क्या होगा, वो इतना ज़्यादा अफेक्टेड नहीं होगा, वो इतना ज़्यादा खतरनाक नहीं होगा, लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होगा। ओके, तो द नेक्स्ट क्या है, द की टू इम्प्रूव्ड क्योर रेट्स इज़ अर्ली डायग्नोसिस बिफोर मेटास्टेसिस। ठीक है, यानी कि ब्रेस्ट कैंसर है उसको क्योर करने का सिर्फ एक उपाय ये है कि उसको अर्ली डायग्नोस किया जाए। ओके, समय से पहले ही डायग्नोस कर लिया जाए, तो ये क्या होगा, अगर समय से पहले डायग्नोस हो जाएगा तो ये मेटास्टासाइज नहीं होगा। ठीक है, मेटास्टेसाइज नहीं होगा, यानी कि स्प्रेड नहीं होगा बॉडी में। ओके, नाउ नेक्स्ट इज रिस्क फैक्टर। ओके, अभी यानी कि रिस्क फैक्टर यानी कि इसको, ये जो ब्रेस्ट कैंसर डिजीज़ है ये किस किस लोगों को सबसे ज़्यादा हो सकता है। ओके, सो फर्स्ट रिस्क फैक्टर क्या है, जेंडर। जेंडर क्यों, क्योंकि जो ब्रेस्ट कैंसर है वो फीमेल में देखने को मिलता है, और वो भी कब, जबकि एज वुमेन की इंक्रीज़ हो रही हो। ठीक है, यानी कि मोर देन द एज ऑफ 34 हमें क्या होता है, ये डिज़ीज़ सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। ओके, ना नेक्स्ट इज़ प्रीवियस ब्रेस्ट कैंसर, यानी कि अगर कोई वुमेन है, उनको अगर प्रीवियसली ब्रेस्ट कैंसर एक बार हो चुका हो, फिर सर्जरी करवा दी हो, लेकिन वो वापस से रिकरेंट हो गया हो, ठीक है, तो उस केसेस में बनता है कि जो ब्रेस्ट कैंसर है वो दोबारा हो सकता है। ठीक है, द रिस्क ऑफ डेवलपिंग कैंसर इन द सेम और अपोजिट ब्रेस्ट इज सिग्निफिकेंटली इंक्रीज। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर एक ब्रेस्ट में पहले कैंसर रहा हो तो पॉसिबल चांस है कि दोबारा वो रिकरेंट होकर के दूसरे ब्रेस्ट या फिर सेम ब्रेस्ट में भी वो इफेक्ट हो सकता है उसका। ठीक है, देन नेक्स्ट क्या है, फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री क्यों, अगर किसी रिलेटिव्स को घर में, स्पेशली जो ब्लड रिलेशन का जो रिलेटिव्स है उसमें अगर रहा हो किसी को भी ब्लड कैंसर, तो उसमें पूरा चांसेस है कि हो सकता है, जैसे कि हमारी मदर है, सिस्टर है, डॉटर है। ठीक है, तो उन सब में क्या होता है, ये जो रिस्क है ये इंक्रीज़ हो जाता है। ओके, ना नेक्स्ट इज जेनेटिक म्यूटेशन। जेनेटिक म्यूटेशन क्यों, क्योंकि जीन्स के थ्रू, ठीक है, यानी कि जीन्स में कुछ म्यूटेट हो जाए, यानी कि जीन्स में कुछ गड़बड़ हो जाए, ठीक है, तो भी चांसेस है कि ये जो ये होगा, क्या होगा, ब्रेस्ट कैंसर होगा। ओके, नाउ क्या है, हार्मोनल फैक्टर। हार्मोनल फैक्टर क्यों है, क्योंकि अर्ली मिनार्क। अच्छा, यहाँ पे अर्ली मिनार्क यूज़ किया है, इसका मतलब क्या है, मतलब कि मेंस्ट्रुएशन समय से पहले स्टार्ट हो जाए। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, अर्ली मिनार्क। ओके, तो यानी कि 12 साल हमारा जो मेंस्ट्रुएशन का जो एज है वो क्या है, 12 ईयर्स है ना, 12 ईयर्स के बाद होता है। बट अगर पहले हो तो उसको क्या बोलते हैं, अर्ली मिनार्क बोलते हैं। ओके, सो अगर ऐसा कुछ होता है हार्मोन्स की वजह से, तो उसमें भी चांसेस है कि ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। ठीक है, फिर नली पैरिटी। नली पैरिटी मतलब कि वो वुमेन जिसने कभी भी चिल्ड्रन को कंसीव ना किया हो, ठीक है, यानी कि कभी वो प्रेग्नेंट ना हुई हो, उसको बोलते हैं हम नली पैरिटी। ठीक है, तो नली पैरिटी में भी केसेस हो सकता है कि वो उसको ब्रेस्ट कैंसर हो। ओके, देन फर्स्ट बर्थ आफ्टर 30 ईयर्स, यानी कि अगर वुमेन है वो 30 ईयर्स के बाद जो प्रेगनेंसी है उसको कंसीव करते हैं, तो वो उसमें भी एक चांसेस हो सकता है कि वो ब्रेस्ट कैंसर हो। ओके, फिर लेट मेनोपॉज। लेट मेनोपॉज मतलब कि जो मेनोपॉज है अगर वो आफ्टर द एज ऑफ 45-50 हो तो भी चांसेस है कि ब्रेस्ट कैंसर हो। ओके, यानी कि आफ्टर द एज ऑफ 55। देन हार्मोन थेरेपी, अगर कोई वुमेन हार्मोन थेरेपी ले रही है, ओके, तो उसमें भी चांसेस होती है कि ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। ओके, तो ये सब क्या था, रिस्क फैक्टर था। इसके अलावा और क्या क्या रिस्क फैक्टर हो सकता है, तो अदर फैक्टर्स में इंक्लूड एक्सपोजर टू आयनाइजिंग रेडिएशन, यानी कि वो वुमेन जो कि रेडिएशन के कांटेक्ट में कभी ना कभी आई हो, ओके, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा या फिर रहती हो।
फॉर एग्जांपल वो हेल्थ वर्कर जो कि रेडिएशन डिपार्टमेंट में काम करते हैं, ठीक है, तो वो भी बहुत ज़्यादा चांसेस होता है उनको ब्रेस्ट कैंसर का। देन अडोलसेंस एज हो सकती है, अर्ली अडल्टहुड हो सकती है। अर्ली अडल्टहुड मतलब अडल्ट होने से पहले का समय, जैसे कि 22 है, 21-22 है, ठीक है। देन क्या है, अगर बहुत ज़्यादा ओबेसिटी है, मोटापा है, तो उसकी वजह से हो सकता है। अल्कोहल इंटेक की वजह से हो सकता है, बियर, वाइन या फिर लिकर लेने की वजह से, ठीक है। देन हाई फैट डाइट लेते हैं तो उसकी वजह से भी क्या होता है, ब्रेस्ट कैंसर्स हो सकते हैं। तो ये सारा क्या था, इसका रिस्क फैक्टर था ब्रेस्ट कैंसर का। ओके, ना नेक्स्ट इज क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मतलब कि साइन एंड सिम्टम ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। तो जनरली क्या क्या साइन एंड सिम्टम होता है, हमें अगर हम ब्रेस्ट पे पाल्पेट करके देखेंगे, ठीक है, पेशेंट का जिसको भी ब्रेस्ट कैंसर, तो उसमें क्या होगा, हमें लीजन्स देखने को मिलेगा। लीजन्स मतलब कि जो कुछ घाव जैसा होगा, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं लीजन्स। ओके, लीजन्स देखने को मिलेगा। फिर नॉन टेंडर होगा वो। नॉन टेंडर मतलब कि अगर हम उसको फील करेंगे तो वो क्या होगा, वो फिक्स्ड दिखेगा, ठीक है, वो थोड़ा सा भी वो हिलेगा नहीं। ओके, तो इसलिए उसको बोलते हैं हम नॉन टेंडर, ठीक है। तो जो लीजन है वो नॉन टेंडर होगा, एकदम फिक्स्ड होगा और हार्ड होगा, ठीक है। एंड क्या है, इसका जो बॉर्डर्स है, यानी कि जैसे कि अगर ये लंप है, ठीक है, ये कोई लीजन है, तो इसका जो बाउंड्रीज है, यानी कि ये वाला पार्ट, ये क्या है, इरेग्युलर होगा, ठीक है। इरेग्युलर मतलब कि ये सीधे सपाट गोल नहीं होगा, इसमें कुछ इरेग्युलरिटी होगी। ओके, तो इसको बोलते हैं। एंड मोस्ट अकर इन दी अपर आउटर क्वाड्रेंट, यानी कि जो ब्रेस्ट है उसके अपर आउटर क्वाड्रेंट, यानी कि हमारा जो आर्मपिट होता है ना, उसकी तरफ सबसे ज़्यादा लीजन्स देखने को मिलता है। ओके, देन नेक्स्ट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या है, सम वुमेन हैव नो सिम्टम्स एंड नो पाल्पेबल लंप, यानी कि कुछ में क्या होता है, ये जो लंप होता है वो पाल्पेबल नहीं होता है, यानी कि फील नहीं होता है, बट हैव एबनॉर्मल मेमोग्राम्स। बट जब मेमोग्राम करवाएं, हम मेमोग्राफी करवाएं, तो उसमें क्या होगा, वो एबनॉर्मली हमें देखने को मिलेगा। ओके, नेक्स्ट इज एडवांस साइन में इंक्लूड स्किन डिम्पलिंग, निपल रिट्रैक्ट एंड स्किन अल्सरेशन, ठीक है। तो ये क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, कुछ और साइन एंड सिम्टम क्या हो सकता है कि जो ब्रेस्ट है, ब्रेस्ट का जो एरिया है ना, वो इसका जो वहाँ का जो स्किन होगा वो क्या होगी, डिम्पलिंग होगी। डिम्पलिंग मतलब कि वहाँ की जो स्किन होगी वो कड़क नहीं होगी, क्या होगी, वो एकदम लूज़ होगी, ठीक है। तो स्किन डिम्पलिंग होगा, या फिर स्किन के जो कहीं कहीं पार्ट में क्या होगा, वो जो एरिया है वो अंदर की तरफ चला गया होगा, ठीक है, मतलब थोड़ा सा, तो उसको बोलते हैं स्किन डिम्पलिंग। फिर निपल रिट्रैक्शन, यानी कि जो निपल है वो क्या होगा, रिट्रैक्ट हो जाएगा। ओके, उसका शेप से वो इरेग्युलर होगा। एंड स्किन अल्सरेशन, स्किन अल्सरेशन मतलब कि बहुत सारा क्या होगा, अल्सर जैसा पूरे स्किन में, स्पेशली जो ब्रेस्ट एरिया है वहाँ पे होगा, ठीक है। तो ये सब क्या था, इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन था। क्या 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 इसका जो साइन एंड सिम्टम है वो क्या था कि लीजन होगा, फिर लीजन जो है वो नॉन टेंडर होगा, फिक्स्ड होगा और हार्ड होगा, है ना। और उसका जो बॉर्डर है वो क्या होगा, इरेग्युलर। ओके, एंड स्पेशली कहाँ होता है, अपर आउटर क्वाड्रेंट में। ओके, देन कुछ वुमेन में अगर कोई सिम्टम नहीं दिख रहा है तो क्या होगा, वो जो लंप है वो नो पाल्पेशन, यानी कि उसमें पाल्पेबल नहीं होगा वो, और वो उसका जो मेमोग्राफ करवाएं तो ही वो डिटेक्ट होगा। ओके, एंड लास्ट क्या है कि इसके स्किन डिम्पलिंग हो सकती है, निपल रिट्रैक्शन होता है और स्किन अल्सरेशन हो सकता है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज असेसमेंट एंड डायग्नोस्टिक मेथड, यानी कि हम ब्रेस्ट कैंसर का जो डायग्नोस्टिक मेथड है, कैसे पता चलता है कि ब्रेस्ट कैंसर है, तो वो बाय असेसमेंट। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर कोई प्राइमरीली कोई पेशेंट आता है, उसको हम क्या करेंगे, पहले हेल्थ चेकअप करते हैं, ठीक है, यानी कि जो पूरा जो हेड टू टू एग्जामिनेशन होता है वो करेंगे, ठीक है। फिर उसमें क्या होगा, उसके बाद में हम डायग्नोस्टिक मेथड के लिए क्या करते हैं, बायोप्सी करते हैं। बायोप्सी का मतलब क्या होता है, एक पीस ऑफ टिश्यू लेते हैं जो वहाँ से जहाँ पे कि ट्यूमर या फिर जो लंप है वो होता है, ठीक है। तो सर्जिकल मेथड के थ्रू क्या करेंगे, हम वहाँ का एक बायोप्सी यानी कि सैंपल लेंगे, टिश्यू लेंगे, फिर इसको हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए लैब में भेजेंगे, ठीक है। तो उससे पता चलेगा कि ब्रेस्ट कैंसर है या फिर कोई मैलिग्नेंट कैंसर है या नहीं, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्या है, बायोप्सी है। सेकंड क्या है, ट्यूमर स्टेजिंग से हम पता कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर पेशेंट की जो
जो ट्यूमर है वो साइज़ में बड़ा है, ठीक है, तो हमें पता चलेगा कि पेशेंट को कैंसर है वो कौन सा स्टेज पे है। ओके, तो ट्यूमर स्टेजिंग से पता चल सकता है कि पेशेंट को किस स्टेज का कैंसर है। ओके, थर्ड क्या है, चेस्ट एक्सरे से भी हम पता कर सकते हैं। अगर एक्सरे करवाते हैं पेशेंट का तो क्या होता है, एक्सरे में हमें देख सकते हैं कि लंप है या लीजन है ब्रेस्ट में। ओके, देन सिटी स्कैन से भी पता कर सकते हैं, एमआरआई से भी कर सकते हैं एंड पीटी स्कैन से भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर बोन स्कैन और ब्लड काउंट से भी कर सकते हैं, ठीक है। ब्लड काउंट में स्पेशली सीबीसी यानी कि कंप्लीट ब्लड सेल काउंट करवा करके भी हम पता कर सकते हैं कि पेशेंट को ब्रेस्ट कैंसर है, ठीक है। तो ये सब क्या है, उसका असेसमेंट है, यानी कि असेसमेंट ऑफ डायग्नोस्टिक मेथड। तो आपको ये सब कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है पूरा। ओके, जस्ट राइट बायोप्सी, देन ट्यूमर स्टेजिंग, ओके, देन चेस्ट एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई, पीटी स्कैन, बोन स्कैन एंड ब्लड वर्क। ओके, ब्लड वर्क में कंप्लीट ब्लड सेल काउंट। ओके, तो आपको इतना लिखना होगा। ओके, नेक्स्ट इज मेडिकल मैनेजमेंट। तो अभी हम ब्रेस्ट कैंसर के लिए क्या मेडिकल मैनेजमेंट कर सकते हैं, तो जो ब्रेस्ट कैंसर है उसके लिए बहुत सारे मैनेजमेंट, ठीक है, वेरियस मैनेजमेंट्स है, ऑप्शंस आर अवेलेबल। द पेशेंट एंड फिजिशियन में डिसाइड ऑन सर्जरी। ओके, तो पेशेंट जो फिजिशियन है वो पेशेंट को सर्जरी के लिए बोल सकता है, फिर रेडिएशन थेरेपी लेने के लिए बोल सकते हैं, कीमो लेने के लिए कीमो करवा सकते हैं, हार्मोनल थेरेपी, कॉम्बिनेशन ऑफ थेरेपीज़। कॉम्बिनेशन ऑफ थेरेपीज़ मतलब कि जैसे कि जीन थेरेपी होता है, इम्यूनोथेरेपी होता है, ठीक है। तो ये सब क्या है, सारा कॉम्बिनेशन सबको मिला कर भी करके भी मेडिकल मैनेजमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है, इसका मेडिकल मैनेजमेंट है। तो इसके अलावा सर्जिकली मेथड और क्या क्या हो सकता है, सर्जिकल इंटरवेंशन करवाया तो मॉडिफाइड रेडिकल मास्टेक्टॉमी। हमने सर्जिकल मेथड में ये पढ़ रखा है कि मास्टेक्टॉमी क्या होता है। ओके, सो मॉडिफाइड रेडिकल मास्टेक्टॉमी का क्या मतलब होता है, यानी कि इट इन्वॉल्व्स रिमूवल ऑफ एंटायर ब्रेस्ट टिश्यू। ओके, यानी कि ये जो सर्जरी है मॉडिफाइड रेडिकल मास्टेक्टॉमी, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जो ब्रेस्ट कैंसर है उसका जो ब्रेस्ट टिश्यूज़ है उसको कम्प्लीटली रिमूवल कर दें, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, मॉडिफाइड रेडिकल मास्टेक्टॉमी। इट इंक्लूड्स निपल, एरियोला कॉम्प्लेक्स एंड पोर्शन ऑफ एक्सिलरी लिम्फ नोड। तो उसमें क्या क्या रिमूव करते हैं, पूरा निपल, एरियोला, आसपास का जो जहाँ जहाँ पूरा कॉम्प्लेक्स एरिया है जो ब्रेस्ट का, प्लस एक्सिलरी लिम्फ नोड यानी कि आर्मपिट के पास का जो लिम्फ नोड है वो भी। ओके, यानी कि पूरा ब्रेस्ट रिमूवल होता है इन मॉडिफाइड रेडिकल मास्टेक्टॉमी। ओके, पूरा ब्रेस्ट नहीं बोलेंगे बट इसका क्या बोलेंगे, स्पेशली जहाँ जहाँ कैंसर है वहाँ वहाँ। ओके, लेकिन इसमें स्पेशली पूरा निपल, एरियोला, कॉम्प्लेक्स एरिया मतलब जहाँ जहाँ भी जो ट्यूमर है ना वो पाया गया है, और एक्सिलरी लिम्फ नोड। ओके, तो ये मॉडिफाइड रेडिकल मास्टेक्टॉमी में होता है। टोटल मास्टेक्टॉमी में क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स रिमूवल ऑफ ब्रेस्ट, निपल एंड एरियोला कॉम्प्लेक्स, ठीक है। टोटल मास्टेक्टॉमी में क्या होगा, इसका रिमूवल क्या होगा, पूरे रिमूवल ऑफ ब्रेस्ट एंड निपल्स। ओके, तो ये होगा एंड कॉम्प्लेक्स बट डज नॉट इंक्लूड्स एक्सिलरी लिम्फ नोड। ओके, तो इसमें क्या होगा, टोटल मास्टेक्टॉमी में जो एक्सिलरी लिम्फ नोड है उसका डिसेक्शन नहीं होगा, ठीक है, यानी कि इसका रिमूवल नहीं होगा, बाकी सब कुछ रिमूव हो जाएगा। ओके, तो ये दो मेथड है। थर्ड मेथड क्या है, ब्रेस्ट कंजर्विंग सर्जरी। ब्रेस्ट कंजर्विंग सर्जरी का क्या मतलब होता है, यानी कि पूरे ब्रेस्ट को रिमूव ना करते हुए जहाँ जहाँ लंप है सिर्फ उसको निकाला जाए, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ब्रेस्ट कंजर्व। मतलब क्या होता है, कंजर्व मतलब होता है सेव करना, बचाना, ठीक है। तो पूरे ब्रेस्ट को रिमूव करने से बचाने के लिए क्या करते हैं, जहाँ लंप पाया गया है सिर्फ लंप को रिमूव करते हैं, इसलिए क्या लिखा है यहाँ पे, लंपेक्टॉमी। तो जहाँ पे भी वर्ड एक्टॉमी आएगा दैट मीन्स क्या होगा, रिमूवल होगा। ओके, रिमूवल वहाँ पे आ जाएगा वर्ड, तो लंपेक्टॉमी होगा। देन वाइड एक्सेशन मतलब कि वो एरिया जहाँ पे कि हमें ट्यूमर मिला है सिर्फ उसको रिमूव करना। ओके, देन नेक्स्ट क्या है, पार्शियल और सजाइटल मास्टेक्टॉमी। पार्शियल एंड सजाइटल मास्टेक्टॉमी क्या होता है, यानी कि पार्शियली यानी कि सिर्फ जहाँ पर ट्यूमर मिला है सिर्फ उसी एरिया को रिमूव करना है। ओके, देन क्वाड्रेंटेक्टॉमी। क्वाड्रेंट का क्या मतलब होता है, क्वाड्रेंट मतलब होता है 4। ओके, जैसे कि अगर ब्रेस्ट है, अगर उसको हम 4 भाग में बांटें तो जहाँ पे भी सिर्फ ट्यूमर है
ओके सिर्फ उसी एरिया को रिमूव करना है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, क्वाड्रेंटेक्टॉमी, यानी कि किसी एक क्वाड्रेंट को, ये क्या होता है, ये सारा चारों है, ये क्या होता है, क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसलिए इसको 4 क्वाड्रेंट बोलते हैं। तो किसी एक को रिमूव कर लिया तो इसको क्या बोलेंगे हम, क्वाड्रेंटेक्टॉमी। ओके एंड फॉलोड बाय लिम्फ नोड रिमूवल फॉर इन्वेजिव ब्रेस्ट कैंसर। ओके तो इन्वेजिव का क्या मतलब होता है, इन्वेजिव मतलब होता है कि सेल टू सेल अगर बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो गया तो वहाँ पे हम वर्ड यूज़ करते हैं इन्वेजिव, यानी कि सेल के इंटरनली अगर कुछ हो ना तो वहाँ पे हम बोलेंगे इन्वेजिव। ओके तो इसके साथ साथ इसमें क्या हो सकता है, अगर जो कैंसरस सेल है, ब्रेस्ट कैंसरस सेल है, अगर वो लिम्फ नोड के पास है तो सिर्फ उसको भी रिमूव कर सकते हैं। ओके तो ये क्या होता है ब्रेस्ट कंजर्विंग सर्जरी में। ओके देन लास्ट क्या है, सेंटाइनल लिम्फ नोड बायोप्सी। सेंटाइनल लिम्फ नोड बायोप्सी क्या है, एक बायोप्सी लेने का तरीका है, ठीक है, यानी कि क्या है, ये एक बायोप्सी लेने का तरीका है जिसमें कि लिम्फ नोड के सैंपल, जहाँ पे भी लंप पाया गया, अगर वहाँ पे आसपास में लिम्फ है तो उसको लिम्फ नोड का सैंपल लेते हैं बाय अ सर्जिकल प्रोसीजर। ओके नेक्स्ट इज एक्सटर्नल बीम रेडिएशन थेरेपी। ओके रेडिएशन थेरेपी के बारे में हमें पता है, एक्सटर्नल बीम रेडिएशन थेरेपी का क्या मतलब होता है, टेलीथेरेपी भी जिसको बोलते हैं। ओके तो उसके थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं। ओके देन नेक्स्ट क्या है, कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी को भी हम क्या कर सकते हैं कि उसको स्प्रेड होने से रोकने के लिए कीमोथेरेपी भी दे सकते हैं। ओके देन हार्मोनल थेरेपी, हमें पता है हार्मोनल थेरेपी क्या करते हैं, कुछ मिक्सचर ऑफ ड्रग्स जैसे कि टैमोक्सिफिन है, कुछ और एजेंट्स है, ओके एनेस्ट्रोजोल है, तो ये सब क्या क्या है, एक पूरा दवाई का मिक्सचर लेकर के भी हम कर सकते हैं। देन टारगेट थेरेपी। टारगेट थेरेपी मतलब कि जिस एरिया में ट्यूमर है सिर्फ उसी एरिया को ट्रीट करने के लिए हम टारगेट थेरेपी बोलते हैं, उसके लिए कुछ ड्रग्स देते हैं जैसे कि ये है ट्रास्टुजुमाब एंड बेवासीजमब, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, टारगेट थेरेपी। देन ब्रेस्ट रिकन्स्ट्रक्शन। ब्रेस्ट रिकन्स्ट्रक्शन का क्या मतलब होता है, वो पेशेंट जिसकी ब्रेस्ट सर्जरी हो गई है, ठीक है, जिसको ब्रेस्ट कैंसर होगा और उसकी सर्जरी हो गई है, तो उसको वापस से एक शेप देने के लिए, ठीक है, क्योंकि अगर पेशेंट चाहता है कि उसको रिकन्स्ट्रक्शन करवाना है तो वापस से एक शेप देने के लिए क्या होता है, एक सर्जरी होता है। ओके तो इसको क्या बोलते हैं, ब्रेस्ट रिकन्स्ट्रक्शन सर्जरी। रिकन्स्ट्रक्शन मतलब कि उसको वापस से कंस्ट्रक्ट करना, उसको रिकन्स्ट्रक्शन सर्जरी बोलते हैं। ठीक है तो ये सब क्या था, सर्जरी का टाइप्स था इन ब्रेस्ट कैंसर। ओके होप आप लोगों को समझ में आया हो। तो इसमें आपको सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ लिख सकते हो कि मॉडिफाइड रेडिकल मास्टेक्टॉमी, पर आपको पता ना होना चाहिए कि मॉडिफाइड रेडिकल मास्टेक्टॉमी क्या होता है। ओके मॉडिफाइड लिख सकते हो, टोटल मास्टेक्टॉमी लिख सकते हो, फिर यहाँ पे ब्रेस्ट कंजर्विंग सर्जरी लिख सकते हो, लंपेक्टॉमी लिख सकते हो, क्वाड्रेंटेक्टॉमी लिख सकते हो, सजाइटल मास्टेक्टॉमी, सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी लिख सकते हो। ओके आपको पूरा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट राइट द नोट्स ऑफ फर्स्ट थिंग। ठीक है यानी कि एक्सटर्नल बीम रेडिएशन थेरेपी सिर्फ लिख दोगे, देन कीमोथेरेपी, देन हार्मोनल थेरेपी, टारगेट एंड ब्रेस्ट रिकन्स्ट्रक्शन। ओके नेक्स्ट इज़ नर्सिंग इंटरवेंशन, यानी कि अगर जो पेशेंट जिसकी सर्जरी हो गई है तो उसको एज अ नर्स हम क्या केयर देंगे। ठीक है तो फर्स्ट क्या है, हम उसको जो पेशेंट हैं उनको क्या करेंगे, एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे अबाउट सर्जिकल ट्रीटमेंट, ओके एंड प्रिपरेशन ऑफ सर्जरी। तो फर्स्ट क्या करेंगे, हम पेशेंट को की ट्रीटमेंट रिव्यू करेंगे और पेशेंट से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेने की हम ट्राई करेंगे। ओके और पेशेंट जो भी क्वेश्चंस पूछता है उसको हमें आंसर करना है। ओके तो ये फर्स्ट क्या है, हमें एजुकेशन प्रोवाइड करना है। नेक्स्ट क्या करना है, पेशेंट को फुली प्रिपेयर करना है सर्जरी के लिए, एंड क्या होगा, एंड एक्सपेक्ट बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर सर्जरी, यानी कि हमें ट्राई करना है कि पेशेंट के साथ रहें, वो जब पेशेंट वो हॉस्पिटल में वो ऑपरेशन थिएटर में जाए और वापस आए तब तक। ओके द नेक्स्ट इज रिड्यूस द फियर ऑफ पेशेंट। ठीक है ये क्या है, ये सेकेंड केयर है जो कि हम एज ए नर्स देंगे कि पेशेंट को क्या होगा, सर्जरी से पहले सर्जरी के बाद में बहुत ज़्यादा फियर होगा। ठीक है अबाउट उसका लुक के बारे में कि उसका ब्रेस्ट रिमूव होगा तो फिर वो कैसे दिखेगी, ठीक होगी कि नहीं, वापस कैंसर होगा कि नहीं, तो ये सब के बारे में क्या करना है, पेशेंट को इन्फॉर्म करना है, अच्छे से इन्फॉर्मेशन देनी है। नेक्स्ट क्या है, प्रोमोटिंग डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, यानी पेशेंट को हम ये करना है, प्रोमोट करना है कि वो डिसीजन लेकर के उसने सही किया है, उसके हेल्थ के लिए वो कितनी ज़रूरी है। ठीक है यानी कि क्या करना है, पेशेंट को हेल्प करना है, एंड फैमिली रिस्क के बारे में उसको बताना है और उसके बेनिफिट्स के बारे में बताना है, उसकी सर्जरी के बेनिफिट्स। ओके देन पेशेंट को अगर आफ्टर पोस्ट ऑपरेटिवली अगर पेशेंट को क्या होगा,
पेन हो रहा है या फिर कोई डिस्कम्फर्ट हो रही है, तो हमें क्या करना है, पेशेंट को कंफर्ट फील करवाना है। कैसे? बाय केयरफुली असेस द पेशेंट फॉर पेन, इंडिविजुअल पेन वेराइज। ओके, यानी कि अगर पेन होता है तो हम पेशेंट से पूछते हैं उसके बारे में, देन पेशेंट को क्या करना है, एनाल्जेसिक देना है। एनकरेज पेशेंट टू यूज़ एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक मतलब कि क्या होता है, पेन किलर जिसको हम बोलते हैं। ओके, पेन किलर, उसका क्या होता है, ये एक्शन होता है एनाल्जेसिक। ओके, नेक्स्ट इज प्रमोट पॉजिटिव बॉडी इमेज। पेशेंट को क्या फील होगा कि अगर उसका ब्रेस्ट रिमूव हो गया तो मे बी शी इज़ नॉट गोइंग टू लुक गुड। ओके, तो हमें पेशेंट को इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा एडुकेट करना है, इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा कंफर्टेबल फील करवाना है। ओके, और पेशेंट की क्या करनी है, प्राइवेसी मेंटेन करनी है। ओके, सो ये क्या था, ये पूरा ब्रेस्ट कैंसर था जो हमने अभी इस वीडियो में पढ़ा। ओके, इसके बाद मैं आपको करवाने वाली हूँ सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। ओके, जो इसी का जो सेकंड पार्ट है। ओके, सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, इसी के बाद मैं एक वीडियो अपलोड करूँगी तो उसमें होगा। ओके, थैंक यू।